दोस्तों नमस्कार। नेशनल थॉट्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जारी है। कहते हैं कि जब दिल में दर्द हो तो मुलाकात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर पर मैयत हो तो बारात बुरी लगती है। ठीक आज यही दशा पूरे देश का है और पूरे देश में जो तबाही का मंजर सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मीडिया और समाचार पत्रों में जो कुछ भी आ रहा है उसमें सुनकर, पढ़कर और देखकर रूह तक कांप जा रही है। कितनी सच्चाई है उन खबरों में हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से अपने सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा है और उनकी तड़फ को जब बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो अनशन पर बैठ गए, अन्न छोड़ दिया, क्योंकि जीने के लिए जल जरूरी है, जीने के लिए आहार जरूरी है। और इस वेदना को व्यक्त कैसे करें? बहुत पुरानी बात उत्तर प्रदेश और बिहार में कही जाती है कि किस्मत में लिखा परदेश वतन को याद क्या करना, और जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद क्या करना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको रूबरू करवाता हूं दिल्ली के एक गरीबों के मसीहा जिसे कहा जाता है, सुदामा के नाम से चर्चित हैं, बुराड़ी विधानसभा में रहने वाले गोपाल झा जी से। गोपाल झा जी अपनी वेदना बताएंगे कि इस कोरोना के दूसरी लहर में सरकार कोई ताल ठोकता है कि मैंने रसिया, जर्मनी, थाईलैंड और कहां कहां से ऑक्सीजन मंगवा लिया है। आज भारत के भगवान भी नाराज नजर आते हैं शायद इन लोगों की वादा खिलाफी से। आखिरकार वो कौन सी ऐसी वादा खिलाफी कुदरत के साथ हुई जिसकी वजह से आज इस कुदरत का कहर पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से जब अपनों का दर्द सहा नहीं गया तो किस तरह से अपने बंद कमरे में अपने आप को समेट लिया है। तो गोपाल झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में कोरोना से जंग जारी है। जी नमस्कार। आपका आभार कि आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समाज हित में, दिल्ली हित में और देश हित में रजनीकांत जी और आपके नेशनल थॉट ने और आपकी टीम ने अरेंज किया है। जी, हम बहुत कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहेंगे कि दिल्ली जहां पर हम लोग आज रह रहे हैं, दिल्ली के दर्शकों को, हमारे और दिल्ली के वासियों को यह जानकारी मिले कि किस तरह से और क्या क्या मंजर देखा है आपने, उस मंजर का बयान करते हुए और लोगों को हिम्मत और हौसला बंधाएं, जिससे कि वो लोग इस कोरोना के जंग को जीतकर दोबारा से अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकें। क्योंकि जो हालात देखा जा रहा है राजनीतिक दलों का और बाकी लोगों का, उससे तो नहीं लगता कि शायद उन्हें कोई राहत देगा। अगर कोई राहत देगा तो परमपिता परमात्मा बालाजी महाराज ही दे सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली वासियों के लिए आप अपना अनुभव शेयर करें। जी, जब से कोरोना की कहर ये 15 अप्रैल से ज्यादा तेज हुई, सबसे पहले दिल्ली में 20 तारीख के आसपास ऑक्सीजन की क्राइसिस शुरू हुई और 20 से लेके 5 मई के बीच में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि जिसमें जो नेतागिरी थी, जिसको अपना पर गौरव था कि मुझे इनसे संपर्क है, मुझे इनसे मदद मिलेगी, वो सारे धरे के धरे सबके रह गए। और अगर कोई जीता है इस कोरोना काल में तो वो जीता है व्यक्तिगत रिलेशन। मैंने कोशिश की है, जब कभी देखा है कि अगर व्यक्तिगत रिलेशन किसी अस्पताल वालों से मेरा था तो मेरे निवेदन पर उन्होंने एक आध आईसीयू बेड उपलब्ध करा दी, लेकिन कोई नेता को फोन करते ही वो फोन काट रहे थे
दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है। इस दिल्ली को इतनी बड़ी चीजें हैं कि इतने पुराने एम्स हैं और साथ में एम्स के साथ साथ दिल्ली को देश का, ऐसे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, देश के भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उस दिल्ली में हमारे उनसे आज 25 साल पुराने रिश्ते हैं, एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझे इस काल में उन्हें भी विवश नजर आए और उनके कार्यालय से जो हमारे पास फोन आए वहां तक हमने पहुंचाई, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय तक हमने पहुंचाई, सब जगह पहुंचाई, लेकिन कम से कम 500 लोग का एवरीडे कॉल्स हमारे पास पूरे दिल्ली के चारों बगल से, गरीबों में, अपने मित्र मंडली में, जानकारों से आए। तो कुछ हद तक उसमें से 100-200 लोगों ने तो खुद ही अपनी किसी तरह से और तरह से व्यवस्था कर ली। 100-200 लोगों का हमने कुछ न कुछ सहायता करने का प्रयास किया और थोड़ा बहुत सफल भी हुए। लेकिन ऐसे हजारों लोग रहे जिनकी सहायता हम फोन नहीं ले पाए या उनकी सहायता नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा दुखद ये रहा कि हमारे बहुत सारे निकटवर्ती कार्यकर्ता साथी, जिसमें कोई ये नहीं कि वो राजनीतिक बड़े व्यक्ति थे, लेकिन वो समाज के लिए बहुत उपयोगी लोग थे, वो इसलिए मर गए कि उनको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिला और उनको टाइम पर वेंटिलेटर नहीं मिला। तो इस समय मैं अपने को, जो संपर्क था मेरा, उस पर जो गौरव था मुझे, वो कहीं न कहीं टूट गया। और मैंने एक ही माना कि ईश्वर ही इस समय जो है वो ऊपर वाले सुनने वाले हैं और उन्हीं की कृपा से कोई बच जाए तो बच जाए। आदमी और राजनीति से कोई आदमी नहीं बच सकता। और उस 5 दिन पहले हमने तय किया कि मैं घर से इस पर अनशन करूंगा और इस तरह से हमने मीडिया को भी सूचना दी। 24 घंटे के बाद हम जब खाना, सिर्फ पानी लिया था, तो मुझे लगा कि लोगों का फोन भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के सुझाव आए कि आप ऐसे अनशन ना लीजिए जिससे कि कुछ भी किसी के लायक कर ना पाए। फिर मैंने 1 दिन बाद से हमने थोड़ा सा फल और दूध ये लेना शुरू किया। आज 4 दिन हो गए जिसमें थोड़ा फल दूध टाइम पर ले रहे हैं और मैं हर एक दिन प्रयास करता हूं कि क्या मैं अच्छा कर सकता हूं और किसको क्या जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं। सरकार को हमने चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को भी हम अवगत कराते रहे। शुरुआती में ही हमने कहा था सबसे पहले एक कंट्रोल रूम बनाइए आप, जो दिल्ली में कौन आदमी कहां जाएगा। ऐसे भी समय आया है कि कंट्रोल रूम अगर कहां पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पर जगह मिलेगी, वो गाड़ी में लेकर के पूरे दिन, जो अगर कोई मिला एक एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस को 12-12 घंटा लोग लेके घूम रहा है। एक दिन में 40-40 हजार रुपए एम्बुलेंस का पैसा दिया लोगों ने, कहीं जगह नहीं मिला और एम्बुलेंस दूसरे को भी नहीं मिला इस कारण से क्योंकि एक एम्बुलेंस 12 घंटा किसी के साथ घूम रहा है और उस एम्बुलेंस के बाद भी उसको जगह नहीं मिला। तो ये सूचना केंद्र हमने 22 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, उसमें हमने सबको मेल किया था, मुख्यमंत्री साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने एक बनाया जिसका नंबर 41400400 बनाई, लेकिन वो नंबर किसी को नहीं पता दिया गया। वो हमने पुलिस को थाने में हमें सिलेंडर देना चाहिए था जिससे कि उस इलाके का बीट ऑफिसर, उसके जो लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं, उनके माध्यम से उनका लाभ होता। लेकिन यहाँ कालाबाजारी दवा की हुई है। एक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, हमें बताया गया है लोग कि 1.5 लाख रुपए का लोग सोनीपत से कोई खरीद के लाया है, कोई कहां से लाया है। किसी को अगर कहीं से एक आध जगह लॉरेंस रोड में मिल रही थी तो लोग गए वहां पर, तो बड़बड़ दिन लाइन में खड़े हुए, उनको मिला नहीं। पता नहीं लोग कैसे, लोग उसमें क्या लोग खड़ा कर दिए, लोग जेन्युइन लोग कि गलत लोग, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दिल्ली में दवा नहीं मिली, बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले। आज के इस दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली में हम
अपने को नेता कहलाने के लायक नहीं रहे। हम सर्वसार हैं और हम एक मानवीयता के नाते ये भर्त्सना करते हैं कि दिल्ली की हालात के लिए कौन जिम्मेदार है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन इससे पूरे देश और पूरी दिल्ली की जनता एक सोचने को मजबूर है कि हम क्या किसको चुने और किसको लाएं। जी गोपाल जी, यह एक बहुत बड़ी वेदना है, जो कि सब कुछ दिल्ली से पूरा देश चलता है, लेकिन दिल्ली के ही हालात ऐसे थे कि जो कि बहुत ही दर्दनाक और दयनीय हो चुके थे। आखिरकार इस हालात का जिम्मेवार कौन है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। कौन इसे ढूंढेगा, कौन बताएगा कि आखिरकार जिम्मेवारी कौन लेगा ईमानदारी से। लेकिन आपने मानवता के नाते जिस प्रकार अपने आप को परमपिता परमात्मा का नाम लेकर कि उन्हें किसी प्रकार से राहत मिले, जो सड़कों पर हाल थी, जो लोग घरों में थे, जिन लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, किसी को खाने को नहीं मिल रहा था, किसी का पूरा परिवार ही ग्रसित था, ऐसे में कोई भी महकमा, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी किसी का भी हाल लेने के लिए तैयार नहीं थे। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस देश की, जो कहते थे कि मैं इस देश का कर्णधार हूं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपके लिए हैं, लेकिन आज वो सब धराशायी हो गए हैं। आखिरकार वो किस दिन के लिए? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। तो दोस्तों, अगले पड़ाव में कल मैं फिर इसी प्रकार से लाइव होके आपको और भी बातें दिल्ली के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से लोगों की तकलीफों से व्यथित होकर और अपनी तकलीफों को भूल कर भी लोगों के लिए खड़े होते हैं। बुराड़ी के सुदामा पिछले लॉकडाउन में अपना सब कुछ भूलकर लोगों को, गरीबों के लिए हर रोज प्रत्येक दिन भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना, इन कार्यों में लगे हुए थे। और पूरे लॉकडाउन के दौरान किसी भाई, हर मजदूर को जो पलायन कर रहा था, उससे भी आग्रह करते थे कि आप पलायन ना करें, हम आपके लिए वो रोटी का इंतजाम करते रहेंगे। जब तक हमारी सांस है तब तक आप आस बांध कर रखिए। लेकिन कुछ लोग पलायन किए, कुछ लोग रुके, कुछ दिन की राहत मिली, लेकिन फिर से ये कहर जारी है। लेकिन हमारा यह कार्यक्रम करने के पीछे मकसद यही है कि हम दिल्ली के ऐसे ही मसीहा लाएंगे और आपके सामने, जो कि आपको बताएंगे कि कोरोना से जंग जारी है और हम जीत कर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते।